This session is being recorded, and this is Simo Rahman, your English language and IELTS instructor. Sir, I want to improve my English. What should I do? What steps should I follow? अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, सर हम लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करें? सबसे पहला जो स्टेप है वो है, बेटा आप अपने तलफ्फुज पे काम करें. लिसन टू नेटिव स्पीकर्स, listen to uh, different native speakers to improve your pronunciation, to improve your accent. ये सबसे पहला स्टेप होता है. And listen to them every day for 20 minutes, for 15 minutes. The next thing is syntax, यानी कि अल्फाजों की तरतीब. हमने कल के सेशन के अंदर वर्ड ऑर्डर के ऊपर बात करी थी, हमने वर्ड्स के ऊपर बात करी थी. अगर आपको याद हो, कल के सेशन में हमने वर्ड्स को जोड़ा था तो हमारे सामने फ्रेज बना था, फिर हमने क्लॉज को क्रिएट किया, फिर हमने सेंटेंस को क्रिएट किया, फिर हमने सेंटेंस वेरिएशंस पे बात करी. आज हम बात कर रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर, कि जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमारी जिंदगी में किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं. मैं आपको देखिए बहुत चीजें बहुत ही आसान लेवल पर समझाता हूं. आप कोई सा भी सेंटेंस मुझे बनाकर दिखा दें, याद रखें वो सेंटेंस दो फॉर्मेशंस, वो जो फॉर्मेशन होगी ना उसका ताल्लुक दो चीजों से होगा. या तो वो टेंस होगा या फिर वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के खानदान में आएगा. बस ये दो ही चीजें हैं जिस पे सारी फॉर्मेशन टिकी हुई है, और इसके अलावा कुछ नया नहीं है. आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा. अच्छा चलो, थोड़ी सी अगर मैं इसमें इजाफा कर दूं तो टेंसेस के बाद स्ट्रक्चर्स. लेकिन देखो, जब मैं स्ट्रक्चर्स भी लिखता हूं ना तो उनका ताल्लुक भी किसी ना किसी टेंस से होगा, स्ट्रक्चर. तो ये बस एक तीसरी चीज होती है, या आप इसको दूसरी चीज कह दें, ठीक है ना. आप इसको तीसरी चीज कह देते हैं. और स्ट्रक्चर का एक नाम और भी होता है जो हम उसको वो भी लिख देता हूं मैं, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाए. मॉडल फ्रेज. मॉडल फ्रेज. मैं आपके सामने आपको तीन चीजें लिखकर दिखा रहा हूं, देखिएगा, मेरी बातों को बहुत तवज्जो से सुनिएगा. मैंने लिखा, ही राइट्स अ लेटर टू सारा एवरी मंथ. ये एक फॉर्मेशन है और इस फॉर्मेशन का ताल्लुक सिंपल प्रेजेंट से है. मैं अगर इसी फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं तो देखिएगा, ही हैज टू राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ. अब ये जो मैंने लिखा, ये मैंने स्ट्रक्चर में लिखा, हैज टू के स्ट्रक्चर में, और ये लेकिन इसका ताल्लुक है टेंस से, प्रेजेंट सिंपल है से है. अब अगर मैं इसमें मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करूं तो मॉडल वर्ब के अंदर जब जाते हैं हम, तो ही शुड राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ. ये मैंने मॉडल की एक फॉर्मेशन लिखी है. और उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में ये देखें, मॉडल का रिप्लेसमेंट होता है ये. ही इज सपोज टू राइट अ लेटर, सेम मीनिंग्स मिल रही है. ही इज सपोज टू राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ. उसे सारा को हर महीने खत लिखना चाहिए. दोनों जुमलों का मतलब सेम है. ही इज सपोज टू राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ, ही शुड राइट अ लेटर टू सारा एवरी मंथ. कहने का ये मकसद है, लिखने का ये मकसद है कि हमारे पास बस यही फॉर्मेशंस होती हैं. चार खानदान है फॉर्मेशंस के. पहला खानदान टेंस. वो अलग बात है कि टेंसेस के अंदर हमारे पास 12 वेरिएशंस हैं. फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्स हमारे पास लातादाद हैं. मॉडल वर्ब्स की वेरिएशंस तकरीबन 4 हैं. फिर मॉडल फ्रेज है. मॉडल फ्रेज का दूसरा नाम बेसिकली स्ट्रक्चर ही है. बस हम इसको मॉडल फ्रेज क्यों कह देते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर देता है. जैसे इसने देखे शुड को रिप्लेस कर दिया, आपने शुड की जगह पर क्या लगा दिया, इज सपोज टू. तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मॉडल को रिप्लेस कर देता है, हम उसको मॉडल फ्रेज कह देते हैं. सिंपल सी बात है. फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस की आज हम बात करने जा रहे हैं. बस अपनी बुनियादी बातों में याद रखिएगा
कि हमारे पास 4 फॉर्मेशंस ही है जिस पर हमें काम करना है, टेंसेस, स्ट्रक्चर्स, मॉडल, मॉडल फ्रेज। व्हाट अबाउट कंडीशनल सेंटेंसेस सर? इसी से मिलके बनता है। अगर आपने टेंसेस, स्ट्रक्चर्स और मॉडल वर्ब्स पढ़े तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस उसी से बनाते हैं, कोई नई फॉर्मेशन नहीं आएगी। सर व्हाट अबाउट पैसिव? इन्हीं फॉर्मेशंस का पैसिव बनता है। व्हाट अबाउट नरेशन? नरेशन बेटा यही आप लोग याद करें, ही राइट्स अ लेटर को आप लोगों ने पास्ट सिंपल में कर देते थे, ही रोट अ लेटर। यानी कि दिस इज योर 100% इंग्लिश। कोई इतनी आसान लेवल पर आपको बात समझाता नहीं है, बस यही आपकी पूरी इंग्लिश है जिस पर आपको काम करना है, जो मेरे कोर्स का कंटेंट है। लोग कहते हैं आप ये नहीं पढ़ाते, वो नहीं पढ़ाते। मैं जो पढ़ाता हूँ ना बेटा, वो बस वो पढ़ ले, उसके बाद आपको जिंदगी में कहीं पर शर्मिंदगी नहीं होगी। लेकिन ईमानदारी से पढ़िए, जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, जो टेस्ट मिलते हैं डेली बेसिस पर, उसको सॉल्व कीजिए, ताकि आप खुद भी सेटिस्फाई हो और आपका पढ़ने में भी दिल लगे। अब आप एक फॉर्म सेंटेंस क्रिएट करने जा रहे हैं। चाहे आप कोई सा भी सेंटेंस क्रिएट करें, देखें ऊपर देखें, मैंने जो 4 फॉर्मेशंस लिखी हैं, उन चारों फॉर्मेशंस का ताल्लुक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब से है। आप कोई सा भी सेंटेंस अगर क्रिएट करते हैं तो उसमें ये 4 चीजें आ सकती हैं। मैंने ऊपर 4 सेंटेंसेस लिखे, चारों के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है और एडवर्ब भी है। कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, पता नहीं आप लोगों ने सॉल्व की नहीं की। बड़ी मेहनत से मैंने डिजाइन की थी। आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना था, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना था। वो आपकी एक सेल्फ प्रैक्टिस थी, आपको पता चलता कि आपको कितना आता है। हर एक्सरसाइज को नोट्स में सॉल्व किया करें। मैंने आज की भी एक पीडीएफ आपसे शेयर की है, उसको भी लाजमी तौर पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बेटा? चलिए, अब आप देखिए, सबसे पहली जो फॉर्मेशन आ रही है, जब आप किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब लिखते हैं, याद रखिएगा, जब सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है तो उस वर्ब का एक नाम होता है, और वो नाम क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। क्या सर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आते हैं तो उसमें पहला वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। मेरा अगला टॉपिक यही आने वाला है, और मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर बहुत डिटेल में बात करूंगा, वर्ब के ऊपर। सर क्या एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। दूसरा ऑप्शन मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। सर क्या एक सेंटेंस में 3 वर्ब्स भी आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। बस खत्म, टाटा बाय बाय, गेम ओवर। सारी फॉर्मेशंस दुनिया की आपके सामने आ गई। इसके अलावा कोई 5वीं फॉर्मेशन आपके पास नहीं आएगी। बस आप इन फॉर्मेशन को समझना है आपको। पहली फॉर्मेशन देखें, सारा कॉल्स मी एवरीडे। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। 4 चीजें आपको नजर आ रही है। सारा कॉल्स मी every day, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। फॉर्मेशन समझ आ रही है बेटा? अगर मैं एक ऐसी एक्सरसाइज क्रिएट कर दूं कि मैं वर्ब को आगे, एडवर्ब को पीछे, सब्जेक्ट को आगे, ऑब्जेक्ट को पीछे कर दूं, तो क्या आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं? सारा कॉल्स मी एवरी डे, जिसको हम कहते हैं जंबल वर्ड्स। मैं अगर आपको इस तरह से लिखकर दे दूं, मैंने आपको लिखकर दे दिया मी, और मैंने लिखकर आपको दे दिया कॉल्स, और मैंने आपको लिखकर दे दिया एवरी डे, और मैंने आपको लिखकर दे दिया सारा। क्या आप सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे? यस सर। यस सर। मुझे बड़ी अच्छी एक्सरसाइज लगती है ये। इसको कहते हैं जंबल वर्ड्स। इससे आपको पता चलता है कि हमारे दिमाग के जो तार हैं वो सही जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं। हमारे तार असल में आगे पीछे हुए हैं, तो आपको उसको चेक करना है। इसमें कोई ऐसी वो मुश्किल बात नहीं है। आपको सब्जेक्ट को शुरू में लाना है, उसके बाद वर्ब लाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एडवर्ब। ठीक है? एक एक्सरसाइज मैं क्रिएट करके दूंगा इसी फॉर्मेट में, 4 वर्ड्स ही लिखूंगा। माफ कर देना अगर उसमें बीच में कहीं आर्टिकल और प्रेपोजिशन आ गया। अभी तो इत्तेफाक है कि इसमें कोई आर्टिकल नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। लेकिन आर्टिकल और प्रेपोजिशन आ सकता है, ठीक है ना? उसको, उसकी टेंशन नहीं लेना।
चले, अच्छा, अगर जैसे आप देखें लिखा हुआ है सारा इज कॉलिंग, सारा इज कॉलिंग मी राइट नाउ, अगर मैं इसी तरह से इसको आगे पीछे कर दूं, ये भी देखो तुम्हारे पास कितने वर्ड्स हैं, सारा इज कॉलिंग, मैंने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब को साथ जोड़ के रखा हुआ है, अलग अलग नहीं कर रहा है इसको। सारा इज कॉलिंग, दो वर्ब आ रहे हैं, इज आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, वर्ब आईएनजी आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के ऊपर एक एक्सरसाइज इस फॉर्मेट पे भी बना कर दूंगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, देखिएगा, सारा शुड कॉल मी एवरी डे, आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एडवर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं इसको एक साथ ही लिखा रहने दूंगा, थोड़ा वरना आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा। सारा शुड बी कुकिंग, तीन वर्ब आ गए, हो गए भाई, इस तरह की दे दूं तो इस तरह की एक जंबल सेंटेंसेस, बहुत फायदा होगा आप लोगों को, दुआएं देंगे Yes, आप sir. इस सर ने हम यस आपको, सर दे दें। यस सर ठीक है। ठीक है ना, एक ऐसी एक्सरसाइज सर आपको क्रिएट करके देंगे 20 to 40 सेंटेंसेस की, जो मैं कहता हूं ना मैं उसके बाद ही क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये यहाँ पर स्टूडेंट्स को आती है प्रॉब्लम, बच्चा वर्ड्स को ही आगे पीछे करता है, तो वो जो दिमाग में आपके ऑलरेडी वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं उसको मैं सेट कर रहा हूँ, आपको खुद सेट करना है, लेकिन फॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट्स भी आपके पास आ जाएंगे आज शाम के अंदर। ठीक है, किसी का कोई सवाल यहाँ पर, आयशा कोई सवाल करना चाह रही है? यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि समटाइम्स मतलब ये जुमला देखने में आया है कि सारा कॉल्स टू मी एवरी डे, तो क्या वो जुमला ठीक है या नहीं? सारा कॉल्स मी एवरी डे। कॉल समबडी होता है, अगर टॉक होता तो टॉक टू होता है, हम प्रेपोजिशन के इस्तेमाल जबरदस्ती भी कर लेते ना, तो यहाँ जबरदस्ती हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू, सारा ठीक। कॉल टू समबडी नहीं होता जी। ने ओके। सर जो ये आपने सेंटेंस लिखा है सारा शुड बी कुकिंग फूड राइट नाउ, ये मुझे ना समझ नहीं आती बात जी। शुड भी सारा होता है, को बी भी खाना, लगा होता है और मेन वर्ब भी। सारा को खाना बनाते हुए होना चाहिए, सारा शुड बी कुकिंग फूड। ये आप आगे पढ़ाएंगे या फिर यहाँ इनके ये आगे लिख मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे आप लोग, अभी ये तो सिर्फ मैं फॉर्मेशंस पे बात कर रहा हूँ, जब आप लोग इसके यूसेज पढ़ेंगे तो फॉर्मेशन सारी क्लियर होगी आपकी। फॉर्मेशन तो मैं पहले फाउंडेशन लेवल में आपकी सारी फाउंडेशन क्लियर कर देता, फॉर्मेशन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सर यस, मॉडल आते हैं जो ये बी वाला काम है ना वो ऊपर से गुजर जाता है। चले आ जाएगा, दिमाग से गुजरेगा इंशाल्लाह। अनम, अनम एनी क्वेश्चन? अ, जी सर। सर मैं ऑक्सिलरी वर्ब का पूछना चाह रही थी। प्रेजेंट के इज, एम, आर, डू और डस, और पास्ट के वाज, वर एंड डिड, और फ्यूचर के विल एंड शेल। तो यही टॉपिक अगले टॉपिक में आ रहा है, अगले हफ्ते में। ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास होते हैं तीन, डू, बी और हैव। डू, ठीक है सर। बी और हैव। डू से निकलता है डू, डज और डिड, बी से निकलता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, हैव से निकलता है हैव, हैज, हैड। अगले हफ्ते हैड। टॉपिक ही यही आ रहा है मेरा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है सर, थैंक यू। मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। आज का जो मेरा टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तो ये फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है, इसके ऊपर भी एक एक्सरसाइज इंशाल्लाह क्रिएट करके दूंगा। आज का टॉपिक जो है वो एडवर्ब का है, कि हम जब वर्ब और एडवर्ब के रिलेशन को देखते हैं। देखिए, मैं आपको एडवर्ब की बड़ी इंपॉर्टेंस बताता हूं। मैंने यहां पर लिखा सोनिया, ठीक है ना, कहाँ गई सोनिया, का सोनिया बेटा, सो गया, अच्छा। अब मैंने ब्रैकेट में लिखा सोनिया टीच इंग्लिश। अब आपसे मैंने कहा कि जरा बताइएगा कि मैं टीच को कैसे चेंज करूं, तो आप कहेंगे क्या मतलब सर? सर अब कोई कहेगा, देखिए सबके मुख्तलिफ आंसर, कोई कहेगा सर टीचर, सोनिया टीच, कोई कहेगा टीचर्स कर लें सर, सोनिया टीचर्स। एक और आवाज आएगी, सर ये कर लें, क्या कर लें बताइए? दूसरा ऑप्शन, सोनिया इज टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश।
एक और आवाज आएगी। सर ऐसा करें, आप ये लिख लें, Taught English. सोनिया हैज टॉट इंग्लिश। एक और आवाज आने वाली है। सर एक काम करें, आप क्या लिखें? Sonia has been teaching. सोनिया हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, और सर आगे टाइम भी लगा लें, फॉर 2 years। सही है। मुख्तलिफ लोग अब मुख्तलिफ बातें करेंगे, लेकिन देखो कभी भी इस तरह से लिखकर कोई आपसे नहीं पूछेगा। जब हम रिटन इंग्लिश की बात करते हैं ना, कि रिटन के अंदर हम कैसे सिचुएशंस को समझते हैं, तो रिटन के अंदर हमें हमारे पास एडवर्ब्स आते हैं। ये जो एडवर्ब्स होते हैं, इनका देखो, एडवर्ब नाम से समझो, एडवर्ब यानी कि ये वर्ब की मीनिंग्स में एडिशन करता है, और ये वर्ब और एडवर्ब का बड़ा गहरा रिलेशन है। अगर आपको कुछ एडवर्ब्स में आपके सामने लिखूं लाइव एंड एक्सक्लूसिव, देखें आपको बातें समझ आएंगी। मैंने एक एडवर्ब लिखा नॉर्मली, नॉर्मली। एक एडवर्ब मैंने लिखा एट द मोमेंट। एक एडवर्ब मैंने लिखा ऑलरेडी। अब ये नॉर्मली, एट द मोमेंट, ऑलरेडी, बताओ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की? Present. यस्टरडे, सर ये पास्ट। ये past के. नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। Future. सर ये फ्यूचर। Future. यानी कि देखो, तुम एडवर्ब को जैसे तुमने देखा, एडवर्ब के अंदर टाइम भी होता है। अच्छा, एडवर्ब के अंदर टाइम के साथ साथ अगर ये टाइम की बात भी कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक चीज और भी होती है, ये सिचुएशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये सिंपल सिचुएशन में आता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मैं यहां पर अगर इस तरह से लिखूं कि एडवर्ब जो है वो टाइम प्लस सिचुएशन दोनों की बात करेगा। अब जैसे नॉर्मली है, तो नॉर्मली हमें याद करना पड़ता है, ये समझने वाली बात नहीं है, रटने वाली बात है, कि नॉर्मली जो है वो प्रेजेंट में आता है, और सिचुएशन कौन सी होती है? सिंपल। एट द मोमेंट कौन से टाइम में आता है? सर प्रेजेंट में आता है। और सिचुएशन कौन सी होती है आप लोगों की जबान? Progressive. माशाल्लाह, आप लोगों की पुरानी जबान में कंटिन्यूअस। ठीक है। ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट में भी आता है, और सिचुएशन कौन सी होती है? Perfect. परफेक्ट। यस्टरडे जो है वो पास्ट में आता है, और सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है। ठीक है ना? Simple. सिंपल भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव भी हो सकती है, और परफेक्ट भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा मसला है। नेक्स्ट वीक, सर ये फ्यूचर। Future. सिचुएशन कौन सी होगी? सर सिंपल। यानी कि देखो, हर एडवर्ब का हमें बाकायदा याद करना पड़ेगा कि कौन सा एडवर्ब कौन सी सिचुएशन में आता है। अगर मैं कोशिश करूंगा, वैसे तो मैंने आपको एक रिटन में एक्सरसाइज दे दी है, अगर मैं इस तरह से कुछ गलतियां कर दूं और मैं कहूं कि आप अपने वर्ब को सही करें। अभी तो मैंने सारे जुमले बिल्कुल सही लिखे हैं, देखिएगा। मैंने सोनिया टीचर्स इंग्लिश, सोनिया इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है। अगर मैं इस तरह से, अभी तो ये सारे जुमले सही हैं, लेकिन मैं इसमें गलत एडवर्ब्स लगा दूं, देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। मैंने लिखा सोनिया टीचर्स इंग्लिश रिसेंटली, सोनिया इज टीचिंग इंग्लिश समटाइम्स, सोनिया हैज टॉट इंग्लिश एट द मोमेंट। अब आप देख रहे हैं मैंने क्या बदतमीजी की है। मैंने टेंस तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन Adverb. मैंने एडवर्ब्स गलत इस्तेमाल किए हैं। अब एडवर्ब को मैं हटा नहीं सकता, तो फिर वर्ब को चेंज करो, वर्ब को चेंज करो। बताओ, पहला वाला जो सेंटेंस है उसको, वर्ब को क्या लिखना पड़ेगा फिर हमें? सही करें। सोनिया is teaching रिसेंटली का इस्तेमाल ऑलरेडी हो या रिसेंटली हो, ये एक ही सिचुएशन में आते हैं, रिसेंटली।
Sonia teaches, Has taught. has, Nowadays, Sonia Sonia Has taught. has taught Sonia has taught English English. recently. Sonia has taught English recently. Sonia is teaching English sometimes. अब normally हो, usually हो, sometimes हो, तो हम कौन सी सिचुएशन लगाएंगे, कौन सा टेंस तो लगाएंगे? Sonia At the teaches movement present progressive का. जी. So Sonia has taught English recently. Sonia teaches English sometimes. और अब at the moment को देखकर Sonia आप is teaching. Sonia is teaching English at the At the moment. moment. क्या आप ये कॉम्बिनेशंस याद कर सकते हैं? अगर मैं आपको दे दूं कुछ कॉम्बिनेशंस, मैंने आज आपसे एक पीडीएफ शेयर की थी सुबह में, शायद ये आपने देखना अभी की जहमत ना की हो, देख लीजिएगा, मसरूफ लोग हैं आप लोग। मैंने आपको अलग से बकायदा लिस्ट बनाकर दे दी है, जो मैं कहता हूं वो मैं कर देता हूं, और जो मैं नहीं कहता मैं वो भी कर देता हूं। देखें, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल की के खानदान अलग करके दे दिया। हो गया आसान, कर लोगे याद? ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। ये प्रेजेंट सिंपल के फैमिली वर्ड्स है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के देखिए, नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, now, right now, nowadays, today, this week, this month, this year, still। हम कहते हैं ना, she is still sleeping, कहते हैं ना, वो अभी भी सो रही है। she is still sleeping, they are still waiting for you, वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, करने दो, they are still। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के चेक करें, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या होता है? पहले ही। सर अभी आप खाना खाएंगे? मैंने कहा भाई क्या हो गया, 3:30 हो रहे हैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन माय लंच। अच्छा सर चाय तो पियेंगे? चाय भी हमने पी, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। सर ये क्या बात है, 3:30 बजे आपने चाय पी ली? हाँ तो खाने के बाद चाय पी लेते हम, आई हैव ऑलरेडी टेकन टी। जस्ट, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, यानी कि किसी की तवक्का से पहले। जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, शी हैज जस्ट गॉन, बस अभी अभी निकली है वो। अच्छा, येट, येट का मतलब होता है अब तक, और सो फार का मतलब भी होता है अब तक, लेकिन येट का इस्तेमाल हम नेगेटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस में करते हैं, और सो फार का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, क्वेश्चंस में करते हैं। जैसे व्हाट हैव यू डन सो फार, क्या किया है तुमने अब तक? सर आई हैव स्टडीड 5 टेंसेस सो फार, मैंने अब तक 5 टेंसेस पढ़े हैं। वो अब तक नहीं आई है, शी हैजंट कम येट। और सो फार और येट का इस्तेमाल जुमले के आखिर में होता है, ठीक है। अप टू नाउ, रिसेंटली, हाल ही में, लेटली, बस अभी, कुछ अर्से पहले ही, ये सब आपको प्रेजेंट परफेक्ट में नजर आएंगे। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कोई सभी साल। अगो, अगो के साथ एक और वर्ड भी लिख ले, बैक। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कहते हैं 2 days बैक। देन, व्हेन, वंस, कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। और उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव में देखिए, व्हाइल, व्हेन, एट दैट मोमेंट, ऑल डे, ऑल वीक, ऑल मंथ, एट 5 o'clock। अब ये पास्ट का टाइम है, प्रेजेंट का नहीं है। फ्यूचर में टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सून, आई विल टेल यू सून, इन द फ्यूचर, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, लेटर, बाद में, इवेंचुअली। इवेंचुअली नहीं आएगा यहाँ पर, इवेंचुअली, इसको निकाल देंगे हम। अच्छा, अब आपको मैंने एक एक्सरसाइज दे दी है, जब आप ये लिस्ट याद कर लेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। हैंड रेस कर ले वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज के सेशन में हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं और हमारी बातों के जवाब देंगे डिसिप्लिन के साथ, 1 by 1। यस, She goes to the gym every day. शी गोज टू द जिम एवरी डे। दूसरा भी आप ही बना दिए। They play soccer on the Sundays. ऑन संडेज का मतलब होता है एवरी संडे।
आपने शायद पहली मर्तबा संडे के साथ एस लिखा हुआ देखा हो, ठीक है। यस, अगला भी आप ही बता रही हैं। I read book sometime. I read books sometime. Sir, I I have read one books sometimes. यस, Can we use that and the name of month, name of days and name of months? नहीं, मैंने जनवरीज नहीं सुना, मैंने जनवरीज, मैंने फरवरीज नहीं सुना। हम संडे, And in the end of the days, this is Sundays, Mondays. Can we write like this जनवरीज नहीं, जनवरीज नहीं है। on the day's name? लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा अब शॉर्ट मेमोरी होते जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि हम जैसे मंडेज बोलते हैं, संडेज बोलते हैं, हम इन विंटर्स बोल सकते हैं। मैं इसके लिए पहले अपनी मेमोरी को चेक कर लूँ। आपने सवाल किया है, ये तो कंफर्म है, जनवरीज फरवरीज नहीं होता, लेकिन Yeah. देखना चाह रहा हूँ क्या मैं ये कह सकता हूँ इन विंटर्स। तो मैं इन विंटर्स, हम अपने गुरुजी से पूछ रहे हैं। Okay. इन विंटर्स रेफर्स टू कंडीशन इन विंटर्स हो सकता है वी enjoy hot drinks in winters, refers to the period during the winter season or when talking about something that happens specifically during winters। अच्छा चले, इन जनवरीज भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या, वैसे मेरे जहन में तो नहीं है जनवरीज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इन जनवरीज। सर शायद गलत ही होगा। मतलब उसने बता दिया कि यार दिमाग खराब हो गया आपका, कह रहा है नो इन जनवरी इज नॉट करेक्ट बिकॉज द वर्ड जनवरी इज अ सिंगुलर प्रॉपर नाउन रेफरिंग टू द मंथ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। फिर वो कहता है टू रेफर इवेंट्स हैपनिंग इन मल्टीपल जनवरीज ओवर डिफरेंट ईयर्स यू शुड यूज इन जनवरीज द प्लूरल फॉर्म ऑफ जनवरीज। इन जनवरीज refers to multiple Januaries across the different years. It usually snows in Januaries. तो जनवरीज प्लॉरल में लिख सकते हैं। इन फेब्ररीज, अच्छा फेब्ररीज भी चेक करते हैं, लेकिन बहुत मैंने कम देखा है, इतना कॉमन नहीं है। इन फेब्ररीज, फेब्ररीज, yes, Februaries is the correct plural form of Februaries. It refers to multiple Februaries over different। चले, आपके सवाल पर हमने आपको एक और बात बता दी, लेकिन जो कॉमन है हम डेज के साथ लगाते हैं, संडेज, मंडेज, जनवरीज, फेब्ररीज। मैं इन विंटर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इन इसका मतलब Okay, sir. Thank you so much. ठीक है ना। चलिए, आई रीड बुक्स समटाइम्स, नंबर उसके बाद कमर 4, 5, 6। I read books sometimes. आई रीड बुक्स समटाइम्स हो गया। 4, 5, 6। He visits his grandparents every month. माशाल्लाह, We eat dinner together every night. वेरी गुड, She's watching TV right now, वेरी गुड। and they are working on their projects currently. I am studying for my exams at the moment. He's writing a report now. We will prepare for the meeting this week. और भी लोग, He has finished her और भी लोग homework. हैं, थोड़ा थोड़ा और Okay, भी okay, लोग। okay. जज्बाती हो गई हम। वेरी गुड, छा गई। आज के 2 वाटर कूलर आपके हो गए। यस, समीना, समीना 11, 12, 13। जी सर, अस्सलाम वालेकुम. We prepare for the meeting this week. वी, She finished her homework already. नंबर 10 में क्या कहा आपने? वी We prepared. दिस वीक का इस्तेमाल हम किस टेंस में करेंगे? Sorry, sir. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग दिस वीक। अभी याद कर लेंगे आप, तो आपको याद हो जाएगा ये कि हम दिस वीक का इस्तेमाल, दिस मंथ का इस्तेमाल, दिस ईयर का इस्तेमाल प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में करते हैं। ठीक है, नंबर 11 पर आ जाइए समीना। She finished her homework already. तो चेंज करें उसको, कौन सा टेंस में जाएगा? ऑलरेडी का इस्तेमाल कौन से She टेंस? has finished
She has already finished her homework. Already को भी इधर ले आएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा. She has already finished her homework. Yes, Okay, sir. Amreen 12 or 13. Okay, sir. They see that movie recently. Okay. They have seen that movie recently, right? Right. Okay. I visit Paris so far. I have visited Paris so far. Right. Okay. He never be to Japan. So it would be like he have never been to Japan, Very sir. good. He has never been to Japan. वो Okay. कभी जापान नहीं गया. That's very ठीक है. We just complete the assignment. Okay, complete here. So we have just completed the assignment. We have just completed the assignment. अच्छा, अब आप देखें, आपके पास एक क्लू आपको मिल रहा है. आपने एडवर्ब से आप टेंस तक पहुंच रहे हैं. अच्छा, कुछ बच्चों को शायद टेंसेस भी ना आते हो, लेकिन देखिए टेंसेस अगर आपने मैट्रिक किया है, जब भी मैं कहता हूँ मैट्रिक इंटर के बच्चों को मैं नहीं लेता, क्योंकि मैट्रिक इंटर के अंदर आप टेंसेस जहन में बैठ जाते हैं हमारे. ठीक है ना. लेकिन अगर नहीं आते तो अगर अभी आपको परेशानी हो रही है तो इंशाल्लाह अगला जो मेरा सेशन आएगा उसके अंदर मैं आपको जिस तरह से मैं आपको फॉर्मेशंस पढ़ाऊंगा, तो आपको अगले हफ्ते में ये तकलीफ जो अभी कुछ बच्चों को महसूस हो रही होगी कि कैसे वी हैव जस्ट कंप्लीटेड हो गया, वो दूर हो जाएगी. ठीक है. यस, नेक्स्ट कमल. शी गो टू द बीच yesterday. Kamal, unmute yourself. Aisha. She went. Yes, sir. She went to the beach yesterday. Next. They have finished their work last week. They finished. Have finished. Past simple. They Yes. finished. They finished. They finished their work. Last week, okay. I met him in 1990. सही है. So next one, should I do? जी जी. बाकी लोग सो रहे हैं अभी. He buys a new car 2 days ago. He bought a new car 2 days ago. That's very good. Number 20. He visited the. एक second. We visit the museum. Then उसके बाद कहते ना, उसके बाद हम म्यूजियम चले गए. We visited the museum then. ठीक है. उसके बाद ये Yes. 21 से लेकर उड़ी बहुत सारा बड़े फारिग चल रहे. मतलब इतने सेंटेंसेस. हाँ भाई, हम फुल फारिग होते हैं. हम तो घर में रहते हैं, काम ही यही करते रहते हैं पूरे दिन बैठ के. ठीक है भाई. सर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एक्सरसाइजेस. तो ये आप लोग जब करेंगे तो उसके बाद जब आप लोग टेस्ट देंगे, इसी तरह का मैंने एक टेस्ट भी बनाना है आपके लिए. ठीक है. तो फिर जब आप टेस्ट देंगे तो आपके फिर 20 आउट ऑफ 20 आएंगे. लेकिन अब जो इसका टेस्ट बनेगा वो थोड़ा ज्यादा नंबर का बनेगा, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है इसमें. ठीक है भाई. और उसके बाद आंसर्स भी शेयर कर देता हूं मैं, ताकि आप मेरे नंबर पे मुझे परेशान ना करें. ये आंसर्स भी. ठीक है. चलिए वापस चलते हैं. ये पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास आ गई है. जिनके पास नहीं आई है मैं सेशन के बाद दोबारा शेयर कर दूंगा. हम एक सेंटेंस को जब क्रिएट करते हैं तो आपके पास देखें, गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और एडवर्ब. ये फॉर्मेशन मैंने आपके सामने लिखी है. अब आपको वर्ब और एडवर्ब के रिलेशंस का तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गया है कि इन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, एंड वी कैन नॉट इग्नोर. हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते. अच्छा, अब एडवर्ब की लोकेशन को समझ लें. एडवर्ब सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है. एडवर्ब सेंटेंस वर्ब से पहले भी आ सकता है. और ये वाली जो लोकेशन है ना, ये बड़ी आइडियल लोकेशन है. मेन वर्ब से पहले. मैंने ये नहीं कहा सब्जेक्ट के बाद, मैंने क्या कहा, मेन वर्ब से पहले. आप देखें, अगर मैं ये कहूं सब्जेक्ट के बाद, तो फिर आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू. नहीं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सेंटेंस दोबारा मैं लिखता हूं.
ये देखें, मैंने कहा अगर मैं कह दूं सब्जेक्ट के बाद तो फिर तो आप कहेंगे आई ऑलरेडी हैव टेकन लंच, लेकिन आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे। मैं कह रहा हूं मेन वर्ब से पहले आपकी जो लोकेशन है ना, ये बड़ी आइडियल है। तो अब बात आएंगे कहाँ लिखूं मैं, आई हैव ऑलरेडी टेकन लंच। तो ऑलरेडी की जगह आप इसको मेन वर्ब से पहले एडवर्ब लगा दें, आइडियल है, वरना जुमले के आखिर में लगा दीजिए यस्टरडे। डेली जुमले के आखिर में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, वो मेन वर्ब से पहले भी आ सकता है। कुछ एडवर्ब्स के नखरे हैं, वो वक्त के साथ साथ आपको याद हो जाएगा। जैसे ऑलवेज है, हम ऑलवेज का इस्तेमाल जुमले के शुरू में नहीं करते। सारा ऑलवेज कॉल्स मी। अब जरा तुम ऑलवेज की लोकेशन को चेंज करके देखो, सारा कॉल्स मी ऑलवेज, गलत नहीं होगी, ऑलवेज सारा कॉल्स मी, मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। नेवर, सारा नेवर कॉल्स मी, नेवर को आगे पीछे करो, सारा कॉल्स मी नेवर, नेवर सारा कॉल्स मी, अजीब सा लग रहा है। सही कह रहा हूं? तो कुछ एडवर्ब्स की लोकेशन एक ही जगह पर रहती है, और वो लोकेशन कौन सी है मैंने बताया आपको, वर्ब से पहले। अच्छा, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो अपनी लोकेशन जुमले के आखिर में रखते हैं, जैसे सो फार। सर हसीब हैज टॉट अस 5 टेंसेस सो फार, आगे पीछे कर सकते हो, कर सकते हो आगे पीछे? नहीं कर सकते। सर हसीब हैज टॉट अस, सर हसीब हैजंट टॉट अस एनीथिंग येट, येट को आगे पीछे कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे जो अपनी लोकेशन पर फिक्स रहते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, हम आपको एक लिस्ट दे देंगे ऐसी इनकी लोकेशंस की, हर एडवर्ब की, क्योंकि एडवर्ब्स बहुत सारे हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा लिस्ट बनाकर दे दूं जिसमें एडवर्ब की लोकेशंस आपको नजर आ जाए और आप उसको याद कर लें। अच्छा, ये बातें याद करने वाली है, समझने वाली नहीं है, इन्हें याद किया जाता है। जैसे भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा टेंस कौन सा एडवर्ब लेता है। ठीक है? यस कमर। सर ये जो सो फार होता है और एज फॉर होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? एज फॉर भी तो पहले आता है ना सेंटेंस से, सो फार और एज फॉर आता है, पता नहीं सो फार तो दोनों में आपने क्या कल आपने डिफरेंस है? स्पोकन क्लास में देखा होगा, एज फार एज आई एम कंसर्न, वो एक अलग चीज है। एज फार एज आई एम कंसर्न वो एक अलग इडियोमेटिक स्ट्रक्चर है। ये हम एडवर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सही है, ओके। अच्छा भाई, एक सेंटेंस में 4 चीजें आती हैं, ये बात समझ आ गई है। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्या एडवर्ब के बगैर सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? सोचें, एडवर्ब के बगैर क्या हम सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं? टाइम एक्सप्रेशन कंपलसरी है एक सेंटेंस में? नो सर। नहीं सर, इट इज दे आर नॉट कंपलसरी एट ऑल। आप एडवर्ब को ड्रॉप कर दीजिए। क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? यस सब्जेक्ट सर। प्लस वर्ब, बर्ड्स फ्लाई, आई अंडरस्टैंड, शी नोज, शी टीचेस, आई सी, बिल्कुल बन सकता है सर। अच्छा, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन गया, ऑब्जेक्ट के बगैर बन गया, सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है? देखें, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, सब्जेक्ट दिख रहा है, कॉल सारा, किल हर राइट नाउ, ओपन द डोर नाउ, डोंट कॉल हिम टुनाइट। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट? यस और यस सर। बिल्कुल सर, बन रहा है। Yes, sir. और ऐसा कब होता है? इम्पेरेटिव। इम्प्रेसिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट को इस्तेमाल किए बगैर जुमला बना सकते हैं। मेरे सेंटेंस को नोट कीजिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को इस्तेमाल किए बगैर जुमला बनाया जा सकता है। क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर मैं ये कह दूं कि सब्जेक्ट नहीं होता तो लोग मुझे पकड़ लेंगे एक दिन, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप। इम्पेरेटिव सेंटेंस की मुकम्मल डेफिनेशन हमने पढ़ी नहीं है, आइए पढ़ते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस subject is usually
hidden. In imperative sentence, we don't use subject because it is obvious. Because it is obvious. अब imperative sentence के अंदर हम subject का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो obvious होता है, वो definite होता है, वो छुपा हुआ होता है, इसलिए हम इस्तेमाल नहीं करते. और वो subject क्या होता है? You. देखिए गौर से, आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा, कॉल सारा. जबान पे तो नहीं आ रहा यू, लेकिन आंखों में आ रहा है, जहन में आ रहा है, सिटी स्कैन में आ रहा है. देखिए कॉल सारा. हकीकत में होता है सब्जेक्ट, लेकिन बस इस्तेमाल नहीं करते. लेकिन ये कह देना कि सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है, तो बेटा ये गलत बात है. सब्जेक्ट के बगैर कभी जुमला नहीं बनता. लेकिन हाँ, आप बना सकते हैं क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं. आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं. लिसन टू मी, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है. लेकिन बाद में बता भी दीजिएगा सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट क्या है? यू. यू लिसन टू, हेल्प मी, कॉल हर. जरूरत ही नहीं है, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है, मैंने कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. जाओ जाकर एक ग्लास पानी लेकर आओ. फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर. जाओ जाकर मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आओ. मैं जिससे मुखातिब हूं वो मेरे सामने है, तो मैं यू क्यों लगाऊं? ठीक है. अली स्विच ऑफ द लाइट. अली लाइट बंद कर दो. अब अली मेरे सामने खड़ा हुआ, मैंने कहा अली लाइट बंद कर दो बेटा, बिल आएगा. अली स्विच ऑफ द लाइट. अली कम्स ऑन टाइम. बच्चे पूछते हैं सर एस और एस ना लगाने से क्या होता है? देख लो आज क्या हो रहा है. अली कम ऑन टाइम. पंचुएशन का इस्तेमाल देखिए, मैंने कॉमा लगाया है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है. अली कम ऑन टाइम, अली कम्स ऑन टाइम. दोनों सेंटेंसेस का मतलब ही बदल गया. दोनों सेंटेंसेस का मतलब ही बदल गया. देखिए अली कम्स ऑन टाइम का मतलब, अली कम्स ऑन, अली टाइम पर आता है. अली टाइम पर आता है. अली कम ऑन टाइम, अली टाइम पर आया करो. अली वक्त पर आया We are करो. ordering him. इट्स एन ऑर्डर. अली वक्त पर आया कर भाई, तेरे अब्बा का ऑफिस नहीं है. अली कम ऑन टाइम. सारा मेरी बात सुनो, हाथ छोड़ो मेरा. सारा लिसन टू मी. यार क्या हो गया, सब देख रहे हैं. सारा लिसन टू मी. हाथ छोड़ो मेरा. लीव माई हैंड. सारा लिसन टू मी यार, व्हाट हैपेंड? दे दूंगा मैं तुमको आईफोन 15 यार, मेरे पास पैसे थोड़े कम है, मैं दे दूंगा. सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी. दोनों जुमलों में फर्क है. एस लगा दिया तो क्या मतलब? सारा लिसन्स टू मी. सारा लिसन्स टू मी क्या मतलब? सारा Sir, मुझे present सुनती simple है. tense है, सारा मुझे मुझे, It means you gave the iPhone to Sarah. That's why now Sarah listens to you. सारा लिसन्स टू मी. आईफोन 15 दिया है तो अब वो सुनती है मेरी, वरना तो ऊपर हालात आपके सामने. सारा लिसन टू मी, बात सुनो मेरी. सारा लिसन टू मी, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सारा लिसन टू मी. मुंह बंद रखो तुम अपना. यू कीप योर माउथ शट. गुस्सा आ गया आपको, अभी तो सर कह रहे थे यू नहीं आएगा, गुस्से में आ जाता है. तू चुप रहा है भाई. यू शट अप, यू शट अप, तू चुप रहा है. ये बाजारी बोली स्टार्ट हो गई, स्लैंग लैंग्वेज, इन वेरी वेरी इनफॉर्मल लैंग्वेज. आप जब याद करें आपस में लड़ाई होती थी आप लोगों की बचपन में, तो इस तरह की बातें होती थी. तू मेरे कमरे से बाहर निकल जा, तू निकल जा, अब्बा का आने दे फिर बताती हूँ. यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, यू शट अप, यू इडियट. आपको गुस्सा आता है तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और आप शुरू में क्या लगा देते हैं? यू. स्कूल की मिसों के भी जुमले ऐसे होते हैं. यू सिट डाउन, बैठे आओ, तुम बैठे आओ. यू सिट डाउन, यू स्टॉप टॉकिंग. गुस्से में आप लोग इस तरह के जुमले बोलते हैं या नहीं बोलते? यू आता है जबान में, नहीं आता? Yes, sir. तो फिर, और जब ससुराल वाले आते हैं, तो जब भी आते हैं, अरे आप लीजिए कबाब लीजिए, आपने तो कुछ, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं. यू जस्ट हैव, नहीं यार कबाब तो आपको लेने पड़ेंगे भाई, ये तो सुबह से लगी हुई थी बच्ची, उसने कहा था अब्बा बस ये कबाब खिला दे, रिश्ता पक्का. यू जस्ट हैव सम कबाब्स. आप कबाब तो खाने पड़ेंगे आप. यू जस्ट हैव सम कबाब्स. अच्छा आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर. बेटा आप तो कुछ ले, जी अंकल मैं लेता हूँ. यू जस्ट हैव, अच्छा यू जस्ट हैव सम अ स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा. ये भी एक बेटी ने खुद बनाया, सब घर में बनाती है, सब बाहर का ऑर्डर है, नाम बेटी का लगाती है. केएनएन के कबाब
और पिज्जा हट का पिज्जा, शक्ल से बता रहे हैं, घर में बनेगा ये। यू जस्ट हैव सम कबाब्स, यू जस्ट सिट हियर। अरे आप यहाँ बैठे भाई, यू जस्ट, सर आप बात तो सुन लें सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्यारे सर, अच्छे हैं सर, सर प्लीज बात सुन ले सर। आमादा कर रहे हैं आप किसी को, गुस्सा नहीं कर रहे हैं आप, आमादा कर रहे हैं कि कोई आपकी बात सुन ले। ठीक है बेटा, जस्ट का इस्तेमाल आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं, यू जस्ट लिसन टू मी। अच्छा, जब आप लोग स्कूल में थे, स्कूल की मिसों से बात करते, आइए कौन कौन किसने स्कूल में बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद किया था, बताएं। कोई आजकल पढ़ाता है स्कूल के अंदर? बता दें, कोई टेंशन नहीं ले, हम कुछ नहीं कहते। Yes, sir. I am a teacher in the prep school, वेरी गुड। and I am a Montessori teacher. अच्छा, अब जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं तुम बातें मत करो। हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, इंग्लिश रूल है हमारे स्कूल का, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। तुम बातें मत करो बेटा, आप बातें मत करें बेटा, आप बातें नहीं करें, आप खड़े मत हो। अब ये जुमला जो आजकल स्कूल में बोला जाता है, मैंने पता नहीं कितनी टीचर्स को दुरुस्त किया है उनकी क्लासेस में जा करके। आप बातें मत करें, यू डोंट टॉक, you don't shout, you don't stand up, you don't make a Sir, noise. I use stay quiet. I use in my classroom stay quiet. लेकिन और ये वाला जुमला भी तो बोल सकते हैं ना, यू डोंट टॉक, यू डोंट शाउट, यू डोंट मेक अ नॉइज। ये गलत है क्या? यू डोंट मेक अ नॉइज, यू डोंट शाउट, यू डोंट टॉक, है बेटा? ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, यू डोंट शाउट, यू डोंट टॉक। जुमला तो सही, Yes. जुमला तो सही लग रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तुम बातें मत करो, यू डोंट टॉक। अच्छा, कहीं से किसी को गलत लग रहा है ये, यू डोंट टॉक, तुम बातें मत करो? Sir, we usually said that don't talk. You're not supposed to talk. Keep quiet, like this. It seems don't you shout. I don't know, a little bit, confusing. डोंट यू टॉक कंफ्यूजिंग नहीं, जब हमें सही फॉर्मेशन नहीं पता तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन जब Yes. हमें सही बिल्कुल बात पता होती है ना, तो हम सामने वाले को समझा देते हैं, बेटा डोंट यू मेक अ नॉइज, डोंट यू स्टैंड अप, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स। हम तो बहुत कॉमनली यूज करते थे अपने सेंटेंस में, डोंट यू टॉक ड्यूरिंग माय लेक्चर, डोंट यू डियर बोलते, डोंट यू डियर तो बोलते हैं ना, डोंट यू डियर, डोंट यू डियर टू टच माई सेल फोन अगेन, दोबारा जुर्रत मत करना मेरे सेल फोन को हाथ लगाने की, हाथ काट दूंगा वरना। डोंट यू डियर, डोंट यू इंटरफियर इन माई मैटर्स, तो मेरे मामलात में ना दखल अंदाजी मत करो, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। तो बोला होगा आप लोगों ने, ये लाजमी बोला होगा, डोंट यू इंटरफियर इन माई मैटर्स। तुम जो ना, आप जो ना अपने मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना, किसी को आजकल पसंद नहीं है कि कोई उनके मामलात में दखल अंदाजी दे, तो आप लोगों ने दिल दिल में तो बोला ही होगा ये जुमला, आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। Yes, sir. अब ये जुमला जब आप बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? डोंट यू, डोंट यू इंटरफेयर, डोंट यू डियर, आप जुर्रत ना करें, डोंट यू एवर कम माई होम अगेन। क्या मतलब? दोबारा मेरे रूम में मत आना। तुम दोबारा मेरे घर मत आना, जान से मार दूंगी वरना तुम, आई विल किल यू। भाइयों को बुला लूंगी अपने, 8 भाई है मेरे, आई विल कॉल माई ऑल ब्रदर, सारे जिम जाते। ठीक है भाई चले आगे चलते हैं। यू डोंट स्पीक इंग्लिश, अब आप देखिए एक जुमला आपने बोला अभी, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या मतलब? यू डोंट स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं बोलते? आप इंग्लिश नहीं बोलते, ये प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। Yes. डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश नहीं बोल सकते? वो नीचे वाला हो गया तीसरा, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुसी अंग्रेजी नहीं बोलते, डोंट यू ड्राइव अ कार, तुसी गाड़ी नहीं चलाते, डोंट यू अंडरस्टैंड, तेनू समझ नहीं आती है, डोंट यू शाउट, तुसी चलाते नहीं हो। ये तो क्वेश्चन हो गया ना क्वेश्चन।
टोन बता रही है ना कि क्वेश्चन है. डोंट यू Sir, अंडरस्टैंड? so what can we use for, Montessori children? Like, please guide us. Like, if we want to give some order in a nice way, then how can we tell them? Don't you shout. Simple. Okay, Don't you shout. Don't you make right. noise. लेकिन इस जुमले को गलत बोला जाता है अक्सर. You don't make a noise. फॉर्मेशन गलत हो जाती है, आगे पीछे कर देते हैं. तो आपको बोलना Can होगा we say don't. like this? Don't make noise. वो तो बोलते ही हैं. मसला Okay. जब यू का इस्तेमाल करते हैं. जी डोंट मेक ठीक है. नॉइज, डोंट शाउट, डोंट टॉक. लेकिन जब यू इस्तेमाल करते हैं, गुस्से में आती हैं आप, तो आपकी जबान से यू निकलता है. यू डोंट शाउट. Okay. जान से पढ़ दूंगी. यू डोंट शाउट. वो गलत. Okay. We will say don't you shout, don't you और उसके speak आगे English. और आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है. रिटन में जब आप लिख रहे हैं तो आप अब आपकी टोन बदलती है. देखें, डोंट Yes. यू शाउट. हस्बैंड वाइफ से डोंट यू शाउट. चिल्लाऊंगी और चिल्लाऊंगी, पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी. डोंट यू शाउट. दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू. तुम चिल्लाओ मत. डोंट यू शाउट. और आखिरी सेंटेंस देखिए, तुसी चिल्लाते नहीं हो, तुसी सुनते भी तो नहीं हो ना. डोंट यू शाउट. डोंट यू शाउट. अच्छा, टोन बदल जाती है क्वेश्चन के अंदर. टोन बदलती है, ये बात आप नोट करें. क्वेश्चन के अंदर टोन बदलती है ना. Yes, sir. ठीक है बेटा, गॉट इट. Yes, sir. एक सर ये इसका सेंटेंसेस सेम लिखे हुए हैं, हाँ तो फिर हाँ. हमें कैसे समझ आएगी कि यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे हम टोन, आपकी टोन बता रही होती है ना. देखिए, ये दो सेम सेंटेंसेस हैं. डोंट यू शाउट. डोंट यू अनम्यूट योरसेल्फ. आपको मेरी टोन बता रही है कि सर क्या कह रहे हैं. यस सर. ठीक है ना. डोंट यू अनम्यूट योरसेल्फ. डोंट यू डिस्टर्ब माय क्लास. बट आई डोंट से यू एनीथिंग. डोंट यू डिस्टर्ब. Thank you. क्या आप मेरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हैं? जी सर. ठीक है ना. Yes, sir. गॉट इट. बात समझ आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Thank you so much. अच्छा, अब इसकी जो आखिरी, इसमें थोड़ी सी कुछ इसका हिस्सा रह गया, वो इंशाल्लाह किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास के अंदर हम निपटाएंगे. क्या एक सेंटेंस के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का नाम क्या होता है? तो नाम आपके सामने आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसकी ये भी काफी लंबी कहानी है. तकरीबन मुझे 15-20 मिनट लगते हैं ये कहानी समझाने में. बेसिक्स है. अगर दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उन दो ऑब्जेक्ट्स के पीछे जिम्मेदार कौन है? ऑब्जेक्ट के पीछे बताइए कौन होता है? ऑब्जेक्ट के पीछे बताइए कौन होता है? ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? Noun? वर्ब. The position. ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है. तो वर्ब. वो वर्ब जिम्मेदार होता है. और वो वर्ब कौन सा होता है? ट्रांजिटिव Subject. और नहीं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव वर्ब हमें बताता है Okay. कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आएगा या यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आएंगे. अगर हम कहते हैं यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो फिर उसका नाम है बाकायदा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और फिर इन ट्रांजिटिव वर्ब्स और ट्रांजिटिव वर्ब्स की भी आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है. तो इंशाल्लाह किसी दिन कुछ ऐसा होगा ना कि कहीं पर हमें टाइम मिल जाए तो हम इस छोटे से पार्ट को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. Sir, सर, please start from this area tomorrow. मेरी क्लास आप लोगों के साथ होती है मंडे और ट्यूसडे. कल आप लोगों की मुलाकात Okay, होगी. okay. कल Right. आप लोगों की मुलाकात होगी क्योंकि मैं 2 दिन में जितना पढ़ाता हूँ उसको हजम करने के लिए भी वक्त चाहिए ना. मैंने अभी आपको जितने असाइनमेंट्स दिए हैं उसमें अभी आप उसको हाजमा. Yes, sir. एग्जैक्टली सर. अच्छा, और अगली क्लास का जो एपिसोड मेरी आ रही है उसमें मैं डिस्कस करूंगा प्रोनाउन फैमिली
और प्रोनाउन फैमिली के साथ मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों से प्रोनाउन फैमिली के बाद मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि वर्ब के ऊपर एक बहुत जबरदस्त क्लास आपको मिलने वाली है। तो अगला हफ्ता आपके लिए बहुत अहम होगा और अगले हफ्ते से आपका जो जहाज है वो इंशाल्लाह टेक ऑफ करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा एक चैप्टर शुरू होता है और वो चैप्टर होता है स्टेट वर्ब्स। और मेरा मानना ये है कि जब हम स्टेट वर्ब्स को डिस्कस करते हैं तो स्टेट वर्ब्स से जो है वो चीज़ें जो है वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्टेट वर्ब्स बी और हैव हम पढ़ाते हैं आपको, वहीं से आप सेंटेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सेंटेंस जहां से आप क्रिएट करते हैं वहीं से आपकी जिंदगी का आगाज होता है। तो इंशाल्लाह आपसे अगले सेशन में मिलेंगे। आपकी डिस्कशन टीचर आपको ज्वाइन करने वाली है। आई एम साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।